हेलो, नमस्कार सभी को। और अब बात करते हैं क्लास 11th फिजिक्स के पहले चैप्टर की सबसे लास्ट टॉपिक की। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें ये एटलीस्ट मुझे लगता है कि 20 नंबर 25 नंबर और बहुत ज्यादा नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स जब आएंगे आपके या अभी जो स्कूल में भी एग्जाम्स होंगे आपके, उसमें आपको किसी भी यूनिट का या किसी भी क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो उसको मैं जिस वे में आपको बताने वाला हूं, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आपके लिए बड़ा आसान सा काम रहेगा। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप पहले जाके पहला वाला जो वीडियो है ना उसको जरूर देख लेना। 11th क्लास का जो पहला वाला वीडियो है आपका, जिसमें मैंने आपको यूनिट्स के बारे में बताया है, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताया, उसको थोड़ा एक बार जरूर देख लेना, तो आसान रहेगा। आसान वैसे भी रहेगा, ऐसा नहीं कि आसान नहीं रहेगा, मैं आपको आसान ही बना के दूंगा इसको। तो बात करेंगे हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की, और डायमेंशनल एनालिसिस के फायदे क्या हैं पहले वो समझ लो, या नुकसान तो नहीं बताने चाहिए जनरली किसी चीज के, पर फायदे क्या हैं उस चीज को समझो। फायदे यह है कि ये है कि इससे हम किसी दूसरी क्वांटिटी की, जैसे एक कोई क्वांटिटी दी हुई है, मान लो फोर्स, तो फोर्स जैसी ही कोई और क्वांटिटी होगी तो उन दोनों के जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे वो सेम होंगे। डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब ऐसा समझो कि हम किसी क्वांटिटी को मास वाइज, लेंथ वाइज, टाइम वाइज, कि मास की डायमेंशन क्या है, लेंथ की डायमेंशन क्या है, टाइम की डायमेंशन क्या है, करंट की डायमेंशन क्या है, तो जनरली 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, तो उनसे ही आपके बनते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले। तो उनको समझना स्टार्ट करते हैं जरा, टाइम नहीं तो ऐसे बढ़ ही जाएगा। और आपसे भी ये जरूर कहूंगा कि चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इतना सा काम जरूर करते रहो। अब जरा ध्यान देना, मैं स्टार्ट करता हूं आपका। जैसे मान लेते हैं पहली क्वांटिटी आपको कहीं भी दिखाई देती है, तो हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं मास। पहली क्वांटिटी क्या ले लेते हैं आप? मास। मास को हमें पता है, अगर इसकी यूनिट लिखनी होती तो मास को हम लोग किसमें लिखते? किलोग्राम में लिखते। बट जब डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कही गई तो कहा गया कि जो ये फर्स्ट लेटर है इसको कैपिटल लेटर लिखो और बड़े से ब्रैकेट में बंद करो। तो ये वाला होता है आपका बड़ा ब्रैकेट, इसमें आप मास को m को बंद कर दोगे तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ मास का। या इसी को ऐसे लिख सकते हो, और इसी को लिखा कहीं कहीं मिल सकता है कि m की पावर जो होगी वो 1 होगी। कोई तकलीफ इस बात से नहीं। या कभी कभी ऐसा होता नहीं है, पर इसको आप ऐसा समझ सकते हैं या नहीं, क्योंकि इससे आप जब फॉर्मूले जब आपको निकालना होगा, एप्लीकेशंस की बात आएगी, तब उसमें बड़ा अच्छा लगेगा। जनरली 3 क्वांटिटी ही यूज होती है। अच्छा, इसको अभी रहने देते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, यहां आगे आते हैं, दूसरी क्वांटिटी की बात करते हैं। जैसे दूसरी क्वांटिटी हम लोग ले लें, मास के बाद लेंथ की बात करें। किसकी बात करें? लेंथ। लेंथ को भी हमने आपको क्या बताया कि आपको याद ये रखना है कि जो लेंथ है उसमें भी फर्स्ट लेटर जो आपका क्या है वो L है। तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाएगा बड़े ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। ऐसे समझो ये कपड़े हैं, किसी इंसान के कपड़े उतार दोगे उसको बड़ा बुरा लगेगा, तो ये बड़े ब्रैकेट में लिखना हर बार बहुत जरूरी है। लेंथ का भी पहला लेटर कैपिटल लेटर में आप उसको लिख दो, वो उसकी क्या होगी? डायमेंशंस होंगी लेंथ की, और इसको लिखा जा सकता है L की पावर 1 या L1, जनरली हम लोग बोलेंगे तो L1 बोलेंगे। थर्ड की अगर हम बात करें कि थर्ड क्या है आपका, तो थर्ड अगर हम ले लें टाइम को, किसको ले लें? टाइम। तो बेसिक्स तो यही 3 है जिनसे आपके ज्यादातर पूछे जाएंगे 11th और 12th के लेवल पे। आपको क्या पता होना चाहिए? मास, लेंथ और टाइम। टाइम को डिनोट करेंगे हम लोग किससे? T से। टाइम को हम लोग T से डिनोट करेंगे, और इसको भी लिखा जा सकता है T की पावर 1। कोई तकलीफ इस बात में? तो यहां तक तो आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। बट जो दिक्कत है या जो और अच्छी चीज है उसको ये समझ लो, वो एप्लीकेशंस के टाइम यूज होगी। तो वो ये होगा कि इनको ही अगर हम कॉमन वे में तीनों को लिखें तो इनको ही तीनों को लिखा जा सकता है कि अगर हम इसको लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे पता है? m की पावर 1, L की पावर यहां होती है 0 और T की पावर क्या होती है? 0। हमें मालूम है किसी की पावर 0 होती है, उसका मीन क्या होता है कि वो 1 है, और 1 का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ऐसे ही अगर हमें इसको लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको L की मतलब m की पावर क्या? 0, L की पावर 1 और T की पावर फर्दर क्या? 0। ऐसा लिखा आपको मिल जाए तो घबराना नहीं है या परेशान नहीं होना है। इधर भी अगर देखेंगे
तो क्या लिखा हुआ है m की पावर 0, जबकि m है ही नहीं क्वांटिटी में, बट फिर भी l की पावर 0 और t की पावर 1 कहां यूज होगा? एप्लीकेशन। तो जब ये इस वीडियो को आप लोग देखते रहोगे तो लास्ट में जो एप्लीकेशंस के एग्जांपल आपको मैं दूंगा और फिर एक पीडीएफ दूंगा जिसमें आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स क्या होंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हो, एक दो मैं सॉल्व करा दूंगा आपको, एक तो करा ही दूंगा जनरली, और उसके बाद आप एक्स्ट्रा सॉल्व करने का प्रयास करना। अब ये तो हो गई फंडामेंटल जिनको आप याद कर सकते हो। इसी में अगर फंडामेंटल यूनिट्स में हमें और पता है, जैसे अगर कहीं लिखा होता करंट, क्या लिखा होता? करंट। करंट को हम लोग किस में नापते हैं? हर जगह करंट अगर कहीं भी लिखा है तो हम एम्पियर में नापते हैं, तो एम्पियर इसके लिए क्या लिख लेंगे हम लोग? एम्पियर लिख लेंगे इसकी क्या यूनिट। अब दिक्कत कहां है कि हम लोग यहां करंट लिख रहे हैं, गौर करना, करंट कहीं सी मत लिख लेना इसको, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अब गड़बड़ कहां हुई है उस चीज को समझना। यहां मास था, मास की यूनिट तो किलोग्राम है, तो अगर इस हिसाब से चलते तो हमें के लेना चाहिए था। लेंथ की बात करें तो एल है, टाइम की बात करें तो सेकंड में एस लेना चाहिए था, लेंथ में मीटर में एम लेना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। पर करंट के केस में ऐसा है, तो याद भी करना पड़ेगा। जनरल 3 ये बेसिक है, इनको आप रट लेना। एम्पियर भी कई कई जगह पूछा जा सकता है, तो उसमें इसको भी लिखना है तो क्या लिखेंगे? a की पावर क्या? 1। और अगर इस फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखा जाएगा कि m की पावर 0, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर भी 0 और a की पावर क्या हो जाएगी यहां? 1। इतनी सी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, और ये बड़ी आसान सीधी बात थी। कोई दिक्कत होगी इसमें तो बताना। अब स्टार्ट करते हैं कि अगर इसके अलावा कोई क्वांटिटी लिखी हो, जैसे मान लेते हैं यहां लिखा होता 5वीं क्वांटिटी, कोई ऐसे ले लेते हैं, लिखा होता मान लेते हैं डिस्टेंस अगर लिखी होती तो वो लेंथ के बराबर ही होती, तो डिस्टेंस को नहीं लिख रहा हूं मैं। अगर लिखा होता यहां स्पीड या वेलोसिटी, क्या लिखा होता? स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी लिखा होता, तो इनके फॉर्मूले हमें पता है। स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? सिंबल क्या आएगा? एल। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल क्या आएगा? एल। क्लियर है? और टाइम के लिए अगर हम बात करेंगे तो टाइम के लिए पिछला देखो आप जरा, टाइम के लिए क्या लिखा गया? टाइम के लिए हम लोगों ने लिखा है टी, और डिस्टेंस के लिए एल लिखा है, लेंथ के लिए। तो ये आएगा, ये बराबर होगा आपके, अगर इसको ये t की पावर 1 होगा, यहां l की पावर 1 होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये आपका बनेगा l t माइनस 1। तो कहीं भी अगर स्पीड या वेलोसिटी लिखी है तो उसका जो सिंबल बनता है वो बनता है आपका एल टी माइनस 1, या कह सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वेलोसिटी या स्पीड का होता है एल टी माइनस 1। इसी से ये क्लियर होगा कि वेलोसिटी और स्पीड एक जैसी क्वांटिटी है। फिर अगर यही 6 क्वांटिटी अगर हम लोग ले लें और कहें आपसे कि ये बताओ स्पीड और वेलोसिटी, तो ठीक है। अगर यहां लिखा होता एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। एक्सेलरेशन बराबर होता क्या है वैसे? वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन बराबर होता क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का भी हम लोगों ने क्या निकाला है? एल टी माइनस 1, और अपॉन में क्या? एक और टी, एक और कैपिटल टी ले लिया आपने। तो ये जो बनेगा ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, और वो हो जाएगा ये टी की पावर 1 होगा, ऊपर जाएगा -1 होगा, -1 -2 हो जाएगा, तो एल टी माइनस 2। तो ये आपका किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ? एक्सेलरेशन का। फर्दर अगर हम और बात करें, अगर यहां एक और क्वांटिटी लिखी होती, जैसे मान लेते हैं मास, यहां एक क्वांटिटी लिखी होती आपकी फोर्स, क्या लिखी होती? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हम सबको मालूम है, फोर्स बराबर होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? पिछले ही पेज पे सबसे पहला ही बताया था कि मास को हम लोग क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। मास को हम लोग क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। तो m लिखा, और एक्सेलरेशन का अभी निकल के आया, एक्सेलरेशन का क्या है? एल टी माइनस 2, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका बन जाएगा एम एल टी माइनस 2। ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इसको आपको रट लेना है। क्यों रट लेना है? क्योंकि जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं या जितनी भी फिजिक्स में प्रोसेसेस चल रही हैं, उन सब में जो बेसिक्स है, क्योंकि देखो प्रोसेस अगर चल रही है तो वहां फोर्स जरूर होगा, और अगर फोर्स है तो बेसिक है। फोर्स है, बेसिक्स है, मतलब उस क्वांटिटी में फोर्स का पाया जाना बहुत आसान सा काम होगा। तो आपको क्या करना है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इस चीज को जब हम याद कर लेंगे, उसके बाद अगली क्वांटिटीज रैंडमली कोई भी लेते चल रहे हैं,
जैसे मान लेते हैं, मेरे दिमाग में अभी आई कि अगर कहीं लिखा होता मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करके ये आपका फॉर्मूला भी आता है, तो मोमेंटम p बराबर क्या फॉर्मूला होता है, mv। p बराबर क्या होता है, mv। अब m का हमें पता है क्या होता है, m का क्या होता है, कैपिटल M लिखेंगे मास का, और वेलोसिटी होती है अपनी lt माइनस 1, ये ऊपर ही लिखिए lt माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, mlt माइनस 1। अब थोड़ा एक जादू सा देखना, ये क्वांटिटी आई जिसका नाम मोमेंटम था, उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपका बना mlt माइनस 1। अब अगर फर्दर यही एक क्वांटिटी होती, इसके बाद जैसे यहां तक 8 क्वांटिटीज होती हैं, हो गई हैं, यहां एक क्वांटिटी होती है नमी, मान लेते हैं वो होती इंपल्स। क्या होती क्वांटिटी अपनी, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, जैसे ऐसे समझो आप, इंपल्स को डिनोट किया जाता है ऐसे समझो, जैसे क्रिकेट खेली है आपने कभी, क्रिकेट से जितनी देर को बॉल हिट हुई तो बहुत छोटे से टाइम के लिए हिट हुई, लेकिन एक लार्जर इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है, बहुत दूर तक गेंद जाती है। तो उसको समझने के लिए इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी। फोर्स इनटू क्या, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब एक लार्ज फोर्स लगाया जाता है तो उसको कहा जाता है इंपल्स। और उसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा बताना जरा। फोर्स का होता है अपना एम एल टी माइनस 2, और टाइम का क्या होता है टी। टाइम का क्या होता है टी। अब इधर पावर प्लस की 1 है और इधर माइनस 2 है, माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1। तो ये बनेगा अपना एम एल टी माइनस 1। अब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, एम एल टी माइनस 1, और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, एम एल टी माइनस 1। मतलब ये दोनों क्वांटिटीज कैसी हैं, सेम है। क्लियर हुआ। अगला 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 एक और जिससे बहुत क्लियर होगा, मान लेते हैं यहां ले लिया हम लोगों ने एनर्जी को या वर्क को लिया। सबसे पहले किसको ले लिया, वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर होता है, हमें मालूम है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए क्या लिखा जाता है, हमेशा हर जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, एम एल टी माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट है तो एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, लेंथ का मल्टीप्लाई पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, तो ये हो जाएगा आपका एम एल टू टी माइनस 2। मतलब कहीं भी कोई वर्क है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, एम एल टू टी माइनस 2। अब अगर इसके बाद एनर्जीज की बात कर लें, एनर्जीज में जैसे मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात करें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, सबको रटा होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ तो एक वैल्यू ही नॉर्मल सिंपल सी, एम अगर है तो एम का क्या होता है अपना मास, एम क्या होता है अपना मास। वेलोसिटी का हमें पता है एल टी माइनस 1, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। और इसका भी क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं, चाहे इसको 2 बार एल टी माइनस 1 एल टी माइनस लिख लेना। स्क्वायर करोगे तो इसका अंदर जब स्क्वायर करोगे तो ये एल स्क्वायर होगा और ये टी माइनस 2 हो जाएगा, टी माइनस क्या हो जाएगा 2। और ये फिर से सेम देखो, आप गौर करो तो ये भी कितना आ गया, एम एल टू टी माइनस 2। तो क्या हम लोगों को ये नहीं पढ़ाया गया है कि वर्क और एनर्जी एक जैसी क्वांटिटी है। तो एक जैसी क्वांटिटीज के लिए यही फायदा है डायमेंशनल एनालिसिस का कि एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2। मतलब एक तरीके क्वांटिटी का अगर आपने रट लिया डायमेंशनल फॉर्मूला, तो उससे रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, रटा रहेगा आपको, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो सेम ही आएगा। बट कहां कहां गड़बड़ होगी उसको अभी हम बताएंगे। इस जगह मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी लिखा होता है, पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो m का तो m होता ही है मास का, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन का हम लोगों ने क्या निकाला हुआ है, एक्सेलरेशन, सारे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, एल टी माइनस 2। और h का क्या हो गया, n हो गया। अब फर्दर इनको जब आप साथ में रखोगे तो ये क्या बनेगा, एम एल टू टी माइनस 2। मतलब चाहे वर्क हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, तीनों के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूले आएंगे वो सेम आएंगे। अब फर्दर जैसे मान लेते हैं क्वांटिटी होती प्रेशर, जानते ही आप लोग प्रेशर को, प्रेशर क्या होता है बोले, फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको सबको फॉर्मूला आता ही है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। मैंने बोला ही रट लो आप इसको। एरिया क्या क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर। एरिया में यही तो होता है, 2 लेंथ का मल्टीप्लाई किया जाता है तब एरिया निकलता है। जैसे रेक्टेंगल होता है तो एक लेंथ ऐसे ले लेते हैं तब एरिया निकलता है। तो ये क्या निकल के आएगा अपना, जरा बताना। तो ये बनेगा अपना एम
अब ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो ये पावर क्या आएगी -1, तो एम एल -1 टी -2। क्लियर हुआ? एम एल -1 टी -2। ऐसे आपको इनकी यूनिट्स निकालनी होती है। ऐसे फर्दर एक और क्वांटिटी अगर हम लोग ले लें, जैसे मान लेते हैं कहीं लिखा होता डेंसिटी, कहीं क्या लिखा होता डेंसिटी, जो भी दिमाग में मेरे आता जाएगा मैं आपको उसका बताता जाऊंगा। फिर फर्दर आपके दिमाग में अगर कोई आता है जो आपको नहीं आता है तो आप उसको बताना, कमेंट करना उसमें, तो मैं लिख के बता दूंगा उसमें। हालांकि वीडियो तो फिर से बार बार बनाना मुश्किल होता है, लाइव अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी होता है अपना मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है हमें पता है, m होता है। वॉल्यूम का क्या होता है, वो लेंथ का क्यूब होता है। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, लेंथ का क्यूब। तो इसका क्या बनेगा, एम एल -3। कोई दिक्कत? अच्छा ये कैपिटल ही बनाना, वो थोड़ा बनाने में मेरी दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही? ठीक है, ऊपर तक लिखना था, मैं लिख दिया। तो एम एल -3 आपका किसका हो गया, डेंसिटी का। ऐसे ही अगर एक और क्वांटिटी हम लोग ले लें, मान लेते हैं कहीं लिखा होता पावर। पावर हमें पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर क्या होता है या तो फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखो या रेट ऑफ डूइंग वर्क लिखो। तो वर्क डन अपॉन टाइम किसके बराबर, फोर्स पावर के बराबर। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी रट ही लिया, ml2t -2। वर्क हो, एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या किसी भी प्रकार की एनर्जी होगी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ml2t -2। और t का क्या होगा, t, तो t का t लिख लिया। ये ऊपर जाएगा, t की पावर क्या हो जाएगी, -3। तो पावर का फॉर्मूला बनेगा ml2t -3। ऐसे करके आपको निकालने होता है डायमेंशनल फॉर्मूले। किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, चाहे नो मैटर कितनी कॉम्प्लेक्स है वो, आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो इतने मैंने आपको जो डायमेंशनल फॉर्मूले बताए हैं, इनको आप एक जगह नोट डाउन करना और फिर एक बार खुद से करके देखना। सबके फॉर्मूले आपको पता है, नहीं हो तो फॉर्मूले के लिए आप हेल्प ले लेना किसी चीज की, बट उन फॉर्मूले से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का प्रयास करना। अब जो मेन चीज है उसको अब स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा एप्लीकेशंस को। तो अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, अब उसके एप्लीकेशंस को जानना है। एप्लीकेशंस मींस कि उसका यूज क्या है। उसका यूज के लिए मैं ऐसे मान लो, जैसे कोई एक सिंपल पेंडुलम हो, आपको दे दिया जाए कोई एक सिंपल पेंडुलम है, ऐसे मान लेते हैं वो पेंडुलम बॉब लगी है, इसकी लेंथ दे दी जाए आपको कि ये लेंथ l है, इसका मास दे दिया जाए कि इसका मास m है बॉब का, और ग्रेविटी जो लग रही है वो g लग रही है। तो कहा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई पेंडुलम है, उसके लिए टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया किसके, मास के और लेंथ के और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। और आपसे कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, कि जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब अपने पास क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले अकेले पता है, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोले m0 l0 और t की पावर क्या हो जाएगी 1, t की पावर क्या हो जाएगी 1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये किसके होगा कि m की पावर, अब इधर गौर करना, अगर हम इधर ऐसा कंसीडर कर लें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n की पावर a होगी, l की पावर b होगी और g की पावर c होगी। अब अगर मास को लिखेंगे तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाएगा m की पावर कितनी बताई गई a, l की पावर अगर हम लिखेंगे तो l की पावर अपना का l लेंथ होती है, l की पावर हो जाएगी अपनी b, और g होता है एक्सेलरेशन lt-2, और इसकी पावर कितनी दे दी गई आपको c, इसकी पावर कितनी दे दी गई c। अब इतना सा काम जब कर लेंगे आप, तो अब करना क्या है कि इन दोनों को कंपेयर कराना है। कंपेयर कराएंगे तभी बराबर आएगा। देखो दो क्वांटिटीज होती हैं, मैंने आपको अभी करके दिखाया था कि एनर्जी है और सब चीजें हैं, तो जितनी भी एनर्जी है, जितने भी वर्क है, उनके द्वारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकलता है वो सबका क्या निकलता है, सेम निकलता है। तो होगा क्या कि अगर हम गौर करें इधर तो mlt-1 है, तो इधर भी जो भी ये कॉम्बिनेशन होगा अगर इसके बराबर होगा तभी ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा। तो उसके लिए हम लोग अच्छा इधर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, बट कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन वो होना न्यूमेरिक कांस्टेंट चाहिए। ये याद रखना, नहीं कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, फिर आप मुझसे लड़ो। तो समझना उस चीज को। तो है क्या कि
इसी को लिख सकते हैं हम लोग m0 L0 t की पावर 1 और इधर ये बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इधर गौर करो तो ये ऐसे नहीं बन सकता है, m की पावर a हो जाएगा, m की पावर a। अब l की पावर हो जाएगा अपना l की पावर b प्लस c लिख दूं, इधर से b और इधर से क्या c, और t की पावर -2c लिख दूं, कोई तकलीफ है? तो आंसर है कि नहीं। अब इनको अगर हम कंपेयर कराएं तो a इक्वल्स टू, अगर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा कि भैया 0, a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, a 0 होगा, मतलब मास पे ये टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा होगा। लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो लेंथ के लिए क्या है l, मतलब b प्लस c इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। एक तो ये इक्वेशन बनी, और एक बनी कि -2c इज इक्वल्स टू 1, -2c इक्वल्स टू कितना 1, -2c इज 1 के बराबर होगा। तो इधर से अगर हम c की वैल्यू निकालें तो c की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, c इधर माइनस उधर जाएगा तो c की वैल्यू आएगी आपकी -1/2। तो c की वैल्यू ये आ गई। और जैसे ही आप इसको सेकंड इक्वेशन पर पुट करोगे तो यहां -1/2 आएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1/2। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यही इक्वेशन देखना आप क्या बनेगी कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो m की पावर 0 है, मतलब वहां 1 हो गया, मतलब l की पावर b है ना, तो l की पावर मतलब 1/2। 1/2 को मैं अंडर रूट लिख लूं या ऐसे सिंपल अभी 1/2 लिखा, और g की पावर उन्होंने क्या दी -1/2। -1/2 मतलब नीचे आ जाओ, g की पावर c है, c की वैल्यू -1/2, नीचे में ऐसे 1/2 लिख दूं। तो क्या आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऐसे नहीं देखा, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट L/G, जो कि टाइम पीरियड होता है किसका, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ऐसे करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को निकाल लेते हैं या सॉल्यूशंस को निकाल लेते हैं। मेन बेसिक जो दिक्कत है उस चीज को समझने का प्रयास करना कि डायमेंशनल एनालिसिस में परेशानी कहां है। जैसे आप अभी गौर करना कि हुआ क्या कि हमने ये 2 पाई नहीं पता कर पाया कि ये 2 पाई कहां से आया, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग आती है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस में क्या है कि ये बेसिकली MLT और थोड़ा बहुत A वगैरह पे ही, टेम्परेचर वगैरह पे ही आप इनको निकाल सकते हो, उसके आगे ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इससे वो चीजें निकलती नहीं है। प्लस रेशियो और डायमेंशंस, मतलब रेशियो जो है कोई भी रेशियोज है, उस रेशियोज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले की कोई वैल्यू नहीं निकलती है। कहीं भी ऐसा हो जाए कि रिलेटिव वर्ड आ जाए, रिलेटिव के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले वैलिड नहीं होते या निकलते ही नहीं है। प्लस कांस्टेंट की वैल्यू इनसे निकाल नहीं पाते, इसीलिए इसका एक ब्रॉड स्कोप हम लोगों ने कभी देखा नहीं। इसको छोटे से वे में समझ लेंगे और क्वांटिटीज की वैल्यू को जब निकालना होगा तो हम निकाल लेंगे। तो आपको बेसिकली कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं या इसके क्या क्या कमियां हैं। कमियां ये है कि ये कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकलता, रेशियोज की कोई यूनिट्स ही नहीं होती तो उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बनता, तो रेशियोज वाली क्वांटिटीज बाहर हो जाती हैं। प्लस जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, इन सब के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते। ये जनरली सिर्फ MLT, ज्यादा ज्यादा A आपका निकाल लो, एम्पियर करंट के लिए निकाल लो, या फिर टेम्परेचर के लिए आप लिख सकते हो। इसके अलावा क्वांटिटीज के लिए इसको लिखा नहीं जा सकता, कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा। तो ये सारी कमियां हैं आपकी किसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की, जिसके कारण इसको बहुत आगे तक नहीं पढ़ा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको इसके साथ ही एक लिंक मिल रही होगी, उस लिंक में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपकी प्रैक्टिस करा देंगे डायमेंशनल फॉर्मूले की। अगर आपको वो नहीं आएगी, मतलब उसका सॉल्यूशन चाहिए रहेगा, तो आप मुझे बताना, मैं उसके साथ सॉल्यूशन भी अटैच करूंगा। बट शुरुआत में सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं अभी आपको, लेकिन आप पहले ट्राई करिए और इन जो क्वेश्चंस होंगे उन सबको ट्राई करिए। ऐसे करके आपको करना होगा, इसको एज अ रेफरेंस आप खोल के रखना। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और देखना कि मैंने क्या किया हुआ है इसको निकालने के लिए, तो वो सारे सवाल आपके हो जाएंगे। प्लस उसमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पता नहीं होंगे, तो उसके लिए आप क्या करना, एनसीईआरटी में पीछे जाना, एक अपेंडिक्स दी हुई है उसमें डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। अब चूंकि या तो आपको फॉर्मूला पता हो तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में सक्षम हो गए होगे, बट अगर नहीं पता है, फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो आप उसको अपेंडिक्स एक पीछे एनसीईआरटी में दे रखी है, उसको आप देखना और उससे सारे सवाल सॉल्व करने का प्रयास करना। जहां ना समझ में आए वहां कमेंट करना, पूछना, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, शेयर करो
और वही बेल आइकन वाली बटन दबाओ जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और मुझे मोटिवेशन मिले जिससे कि मैं और वीडियोस आपको दे पाऊं। ओके, थैंक यू।